नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने जो है भारत अमेरिका संबंधों में नए विकास और आगे की भावी क्या योजना रहेगी इसके बारे में चर्चा करते हुए दोनों के बीच में तकनीकी साझेदारी के स्तर पर क्या क्या हुआ है, ये हम लोगों ने पीछे एक वीडियो बना के डिस्कस किया था। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा समाप्त होने के बाद, ओ सॉरी, यात्रा के समय ही दोनों ही देशों ने मिलकर कर एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है जारी किया था, जिसमें 6 खंडों में 58 बिंदुओं के माध्यम से दोनों ही देशों ने अपनी भावी योजना को आगे तय करने का बताने का प्रयास किया है। और हम जो है उन्हीं 6 खंडों के बिंदुओं को एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। तो पिछली बार हम लोग जो है टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जो भी थी, जो खंड था चार्टिंग ए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर, तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों को जो है डिस्कस करना है कि डिफेंस पार्टनरशिप में क्या क्या आगे भविष्य की योजनाएं उन्होंने तय की हैं, दोनों ही देशों ने, भारत और अमेरिका ने, और किस प्रकार से जो है रक्षा क्षेत्र में भावी विकास नज़र आएगा। तो उसके पहले हम लोग जो है एक बार टेक्नोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी साझेदारियां हुई, जो भी पार्टनरशिप हुई है या जो भी भविष्य की योजना इन्होंने तय की थी, उसको एक बार जो है केवल ऐसे ही सरसरी निगाह से देख लेते हैं ताकि हमें एक बार रिवाइज हो जाए पीछे का। तो सबसे पहले हम लोगों ने बातचीत की थी आईसेट के बारे में, जिसमें क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो पहल शुरू की गई है उसके बारे में बात की। नासा इसरो के एक साझा फ्रेमवर्क के बारे में बात की जो 2023 के अंदर बनाया जाएगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन को लेकर के। उसके बाद हम लोगों ने निसार सैटेलाइट के बारे में बातचीत की। इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक प्रोग्राम जो संयुक्त अभियान पर ये लोग काम करेंगे 2024 में, उस पर बातचीत की। उसके बाद में यूएस और इंडिया के स्पेस सेक्टर के प्राइवेट प्लेयर्स आपस में जो एंगेजमेंट करेंगे, और इसके अलावा नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड में भारत ने जो हस्ताक्षर किए हैं, जो सिग्नेटरी बना है इंडिया, उसके बारे में बात की। उसके बाद ट्रेड लेवल पर डायलॉग जो बने होगा आगे, और ट्रेड लेवल पर होने वाले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में बातचीत की। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है माइक्रोन का, और दूसरी कंपनी थी अप्लाइड मटेरियल्स का, इसके अलावा ट्रेनिंग देने के लिए लैम रिसर्च ने जो प्रपोजल दिया है उसके बारे में बातचीत की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में ओपन रैन सिस्टम, UPRIP एंड रिप्लेस प्रोग्राम के बारे में बातचीत की थी। और उसके बाद में फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन चीज़ों के बारे में बातचीत की थी, और एडवांस कंप्यूटिंग के बारे में। तो इतने पहलुओं पर हम लोग जो है पीछे चर्चा कर चुके हैं। तकनीकी विकास के संबंध में भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या नए आयाम जुड़े हैं उसकी चर्चा करते हुए, और उसके बाद आज हम लोगों को इसके अलावा आप एक चीज़ और भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि गूगल जो है अपना एक इंडिया डिजिटाइजेशन फंड भी जो है भारत में लाएगा, और इसके अलावा एक PIP2 प्लान के बारे में भी बातचीत हुई जिसमें इंडिया ने $140 मिलियन इन्वेस्ट किया है। और इसके बाद अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना कि डिफेंस पार्टनरशिप कैसे नज़र आएगी फ्यूचर में भारत और अमेरिका के बीच में। तो इस खंड को इन्होंने नाम दिया है पावरिंग ए नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप। देखिए, यह पहले भी मैं पिछले वीडियो में भी ये बात कह चुका हूँ कि भारत और अमेरिका के संबंध अब विकसित नहीं हो रहे हैं, अब अपनी अगली पीढ़ी में जा चुके हैं। तो अब भारत और अमेरिका के संबंध जो अपनी अगली पीढ़ी में जा चुके हैं, अब अपनी अगली पीढ़ी में विकास करेंगे। तो ये काफ़ी लंबी साझेदारी होने वाली है। तो इस खंड का इन्होंने नाम रखा है पावरिंग ए नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप। हाँ, यहाँ देखिए नीचे एक जो है ऐसे ही बैठे मन में एक बात आ रही थी, रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में बैठा सोच रहा था मैं तो कि अभी एक वेब सीरीज आई थी पीछे, असुर 2। तो उसमें एक डायलॉग है उस एक बच्चे का जो उसमें बौद्ध मठ में रहता है हिमाचल में, कि संघर्ष के बाद ही शांति आती है। तो मैं वही बैठा सोच रहा था कि संघर्ष के बाद ही शांति आती है। फिर मेरे मन में आया कि शांति के लिए संघर्ष जरूरी है, पर फिर एकदम से ये समझ में आया कि शांति के लिए संघर्ष जरूरी है और संघर्ष के बाद ही शांति आती है। इस पर निबंध भी लिखा जा सकता है। तो आप लोगों में से कोई जो है इसे लिखना चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं लिखने के लिए। और विचार तो मेरे मन में यही आ रहे थे कि आदिम काल से मानव मीन्स पाषाण काल में इस बात का साक्ष्य नहीं मिलता है कि आदमी ने आदमी को मारा है, लेकिन आदमी अपने जीवन के लिए विकास करता 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 मनुष्य आज जो है ऐसी स्थिति में आ गया है कि बातें नैतिक सिद्धांतों की और जीवन के उच्चतम स्तर की, विकास की, अंतिम सीमाओं की करता है लेकिन युद्ध करना आज भी छोड़ नहीं पाया है।
तो खैर ये गहरे विचार करने वाले विषय हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इंडिया और यूएसए की डिफेंस पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। इसको देखिए आप लोग, तो इंडिया और यूएसए की डिफेंस पार्टनरशिप जो है ये दुनिया के लिए शांति और सुरक्षा के एक स्तंभ की तरह है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब दुनिया में शांति और सुरक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो शांति और सुरक्षा की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कोई अशांति और असुरक्षा फैला रहा है। तो यहाँ आप जो है मुख्य तौर पर आप चाइना को देख सकते हैं कि जैसे सिक्योरिटी की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में आप देख रहे होंगे कि चाइना के दक्षिण में जो सागर है और पूरब में जो सागर है, मीन्स उसी को बोलते हैं ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, दोनों में ही दो देशों को हर तरीके की एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। चाहे जो है शिप नेविगेशन की बात हो, चाहे ट्रेड की बात हो, या फिर जो है ओपन रीच की बात हो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हो, मतलब वहाँ पर चाइना का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है कि दुनिया के सारे देशों को ही इस चीज़ की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, तो ये इंडिया और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये उसमें भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। दैट्स वाई इट इज़ अ पिलर ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल पीस। ओके, तो हम लोग जो है इस अपने पिलर ऑफ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को कैसे मजबूत बनाएंगे और कैसे मजबूत बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पहले पॉइंट में ये लोग बात करते हैं कि ज्वाइंट एक्सरसाइज में हम लोग जो पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, हम लोगों ने अभी जो है इंडिया यूएसए रिलेशंस की वीडियो में देखा था कि 6 एक्सरसाइजेज हैं जिन पर जो है जैसे वज्र प्रहार थी, मिलन एक्सरसाइज थी, मालाबार एक्सरसाइज थी। तो इनमें इंडिया और यूएसए आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरीके से दोनों ही सैन्य बलों के बीच में एक सहयोगात्मक रवैया जन्म लेता है, जिससे अगर हम कभी फ्यूचर में कोई ऑपरेशन जो है कहीं चलाना पड़ता है तो हम कोऑर्डिनेट अच्छे से कर सकते हैं, आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य, आपसी समायोजन बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ज्वाइंट एक्सरसाइजेज के माध्यम से +2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही देशों के आपस में बातचीत करते हैं कि हम अपनी पार्टनरशिप को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज हमारे जो हैं, और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। लॉजिस्टिक्स का मतलब आप समझ लीजिए, लॉजिस्टिक्स को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि सपोज करिए कि आप किसी गाँव में रहते हैं और आपको उस गाँव से कलकत्ता तक जाना है। तो आप उस गांव से जब निकलेंगे तो अपने गांव से, हो सकता है कि आपके गांव में अभी जो है पक्की सड़क ना बनी हो, तो जो है किसी ज़िले की मुख्य सड़क तक आने के लिए आपको किसी कच्ची सड़क से आना पड़े। फिर कच्ची सड़क पर जो है किस तरह के साधन चलते हैं, तो गांव में तो मैंने देखा है कई बार, नहीं जैसे जनरेटर टाइप का होता है, उससे एक जुगाड़ बना, उसका नाम ही जुगाड़ रखा है, तो जुगाड़ बना लेते हैं और उससे जो है 8-10 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ता है। फिर आप ज़िले की सड़क पर आएँगे तो हो सकता है आपको कोई स्टेट हाईवे मिले, फिर स्टेट हाईवे से जो है आप उसके बाद में वहाँ से ट्रैवल करके जब अपने ज़िले के बाहर निकलते हैं तो आप किसी नेशनल हाईवे पे पहुँचे। तो आप जैसे जैसे आपके रोड बदलेंगे वैसे वैसे आपके यात्रा करने के संसाधन भी बदलेंगे, समय में पहुँचने में जो समय लग रहा होगा वो समय भी बदलेगा, गति भी बदलेगी, और समय, गति और संसाधन बदलने के साथ आपकी मनःस्थिति भी बदलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय, गति और मनःस्थिति तीनों जिन कारणों से बदल रही है वो लॉजिस्टिक्स के पार्ट हैं। ओके, तो ऐसे ही जो हमारा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट है, अब दो देशों के मामले में लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करो आप, तो मान लीजिए किसी का जहाज आ रहा है, किसी का एयरक्राफ्ट आ रहा है, जा रहा है, तो उनसे रिलेटेड कहीं पे अगर हमें कोई फैसिलिटी मिल जाती है तो हमारे लिए वो म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स का हिस्सा हुआ। ऐसे ही आगे कह रहे हैं कि इसके अलावा हमने कुछ समझौते किए हैं, और उन तो मतलब कुल मिला के मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और कुछ समझौतों के आधार पर, और साथ में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के आधार पर, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज के आधार पर हमारे दोनों देशों के बीच में अभी तक के जो संबंध है साझा विकसित हुए हैं। अब उसके बाद इसके अलावा जो है हमने अपने आप में एक डोमेन जो है उसमें भी हम काम करते हैं, मैरीटाइम डोमेन, यानी कि जो समुद्री क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र का जो एरिया है, उस अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के क्षेत्र में भी जो है हमारा आपसी सहयोग होना चाहिए। और इसके अलावा अंडर वाटर डोमेन में भी, जहाँ पे बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह भी चलते रहते हैं। देखिए दुनिया में हर जगह रिसर्च हो रहे हैं ना, चाहे वो ध्रुवों पे हो, तो ध्रुवों पर भी जो है लोगों ने, जहाँ कोई रह नहीं सकता वहाँ भी रिसर्च एंड लेबोरेटरी बना रखी है। जैसे भारत के आपको मिल जाएंगे, आर्कटिक में आप देखोगे तो एक हिमाद्री नाम की प्रयोगशाला है, अंटार्कटिक में आप देखोगे तो मैत्री और भारती नाम की प्रयोगशाला है।
तो इस तरीके की प्रयोगशालाएं जो है दुनिया के हर क्षेत्रों में, तो अगर ज़मीन के ऊपर हैं, बर्फ़ के ऊपर हैं, पहाड़ों के ऊपर हैं, पानी के अंदर भी हैं, हर जगह। मीन्स आप समझिए कि जैसे चाइना के बारे में जब भी बातचीत होती है तो चाइना जो है, कहते हैं कि चाइना की बहुत सी पनडुब्बियाँ जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में केवल समुद्र के अंदर ज़मीन जो है उस ज़मीन की टेरेस्ट्रियल मैपिंग करने में लगी हुई हैं। तो वो भी उनके लिए रिसर्च का इशू है। तो अभी हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी पृथ्वी में एक्सप्लोर करना बाकी, बहुत सारी चीज़ों का अन्वेषण करना बाकी है, और दुनिया के सारे देश इसी काम में लगे रहते हैं, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डाटा है, आने वाले समय में वो उतना ही ज़्यादा क्षमतावान, उतना ही कैपेबल होगा दूसरों को डोमिनेट करने के लिए। जबकि जो लोकतांत्रिक मूल्य है, वो लोकतांत्रिक मूल्य ये नहीं कहते कि आप दूसरों को डोमिनेट करिए। लोकतांत्रिक मूल्य जो है एक साझा संस्कृति को जन्म देने की बात करते हैं, कि जो कुछ भी हमें मिलता है उस सारी सूचना हो चाहे संसाधन हो, उन्हें हम आपस में इस तरीके से बांटें ताकि जो है एक संधारणी विकास की धारणा को लगातार जन्म दिया जा सके और संधारणीय विकास की परंपरा को निभाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जैसे देखिए, समाज हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, सारी चीज़ों की संरचना में सिद्धांत एक जैसे ही काम करते हैं। अगर समाज में संधारणीय विकास की अवधारणा लाई जा सकती है, पर्यावरण में संधारणीय विकास की अवधारणा लाई जा सकती है, तो वैश्विक संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी संधारणीय विकास की अवधारणा लाई जाती है। तो उसी अवधारणा के तहत हर देश अपने अपने स्तर पर एक तरफ जहां अपने साझा हितों को देखकर संबंध बनाते हैं आपस में, वहीं दूसरी तरफ जो है वैश्विक संधारणीय विकास की अवधारणा को भी ध्यान में रखते हैं, और ये ध्यान में रख करके वो संबंध बनाते हैं। तो इन्हीं संबंधों के लिए, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि जैसे समाज में कुछ अराजक तत्व पैदा हो जाते हैं, उसी तरीके से दुनिया में भी कुछ अराजक तत्व रहते हैं। ऐसे दुनिया के लिए इस समय आप देख रहे होंगे कि चाइना अराजक तत्व बना हुआ है। हालांकि कौन अराजक तत्व है, कौन अराजक तत्व नहीं है, इन सारी चीज़ों की परिभाषा सापेक्ष होती है। चाइना के लिए अमेरिका अराजक हो सकता है, अमेरिका के लिए चाइना अराजक हो सकता है फिलहाल। लेकिन दुनिया में अगर लीडर की भूमिका जो निभा रहा है पिछले कई वर्षों से, या एक सदी से लगभग आप कह सकते हैं कि जो है दुनिया में एक लीडर की भूमिका निभाता आ रहा है अमेरिका, तो इस कारण जो है अभी उसकी सापेक्षता को या उसके दृष्टिकोण को विश्व थोड़ी अधिक वरीयता देता है। बाकी आगे आने वाले भविष्य के परिदृश्य में किसकी सापेक्षता को वरीयता दी जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। फिलहाल अमेरिका जो है इसी प्रयास में है कि उसके दृष्टिकोण को जो वरीयता अभी वर्तमान समय तक मिलती आ रही है संपूर्ण विश्व में, भविष्य में भी वैसी वरीयता मिलती रहे। तो आगे देखिए, इसके बाद डिफेंस के डोमेन में दो नए क्षेत्र भी जो है शामिल किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस। इन दोनों क्षेत्रों को जो है अभी तक भारत और यूएसए के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस के सेक्टर को लेके ऐसा अभी तक कोई भी आपसी समझौता नहीं हुआ है। तो अब उन दोनों क्षेत्रों को भी डिफेंस पार्टनरशिप में शामिल किया जाएगा। इसके बाद देखिए, कहते हैं कि आगे हम जो है अपने लिए एक रोड मैप बनाएंगे, और जिस रोड मैप के तहत हम कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद उनके लिए कुछ प्रोटोटाइप वगैरह अगर बनाना पड़ा तो हम जो है उसको ही, प्रोटोटाइप का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे गवर्नमेंट कोई योजना जब लॉन्च करती है तो पहले एज ए पायलट प्रोजेक्ट उसको जो है किसी छोटे स्तर पे, कभी ग्राम पंचायत के स्तर पे या फिर किसी जिले के स्तर पर लॉन्च करके उसके रिजल्ट देखती है, और रिजल्ट देखने के बाद में तब जो है फिर उसको बड़े बृहद स्तर पर लागू किया जाता है। जैसे आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आप देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के काफ़ी वाद विवाद चलता रहता है भारत में कि लोग अगर पैसा दे देंगे तो लोग काम नहीं करेंगे। फिर मध्य प्रदेश में कहीं पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला के भी देखा गया तो रिजल्ट आया कि ऐसा नहीं है कि लोग काम पे नहीं जा रहे, लोग काम पे जा रहे हैं। अच्छा, एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, मतलब अब महीने में आप किसी को 200 रुपये दे रहे हैं और 200 रुपये देने के बाद ये सोचते हैं कि वो काम पे जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब अजीब तरीके के एनालिसिस रहते हैं। खैर, लेकिन कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि प्रोटोटाइप का मतलब हम आपको बता रहे थे कि तो मतलब सपोज करिए कि कोई टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया, कोई रिसर्च हमने किया, या कोई जो है हमने बड़ा प्रोजेक्ट हमें लगाना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट फ्यूचर में कितना सक्सेस होगा, उसकी भावी सफलता कैसी होगी, इसको जांचने परखने के लिए उसे पहले एज ए प्रोटोटाइप इस्तेमाल किया था, मीन्स छोटे छोटे नमूनों के तौर पर कि देखिए ये जो है ऐसा काम करेगा। तो ऐसे हम एडवांस इनोवेशन सिस्टम्स बनाएंगे, उनके प्रोटोटाइप्स बनाएंगे, और इसी के साथ में
दो एग्रीमेंट्स पे अब आगे बात करेंगे। ये दोनों एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, पहला है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और दूसरा है रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट का मतलब समझ लीजिए कि चूंकि देखिए, विश्वसनीय साझेदारी तभी हो सकती है जब हमें ये विश्वास रहे कि सामने वाला हमारे साथ छल नहीं करेगा। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि कभी ऐसा ना हो कि हम आपके साथ साझेदारी तो कर लें, लेकिन आने वाले भविष्य में जब आप स्ट्रांग हो जाओ तो आप हमें इग्नोर करने लगो। और यही भारत की स्थिति है कि अगर हम अपने स्तर पे कोई आपके साथ सहयोग कर रहे हैं तो आप भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप ताकतवर हैं तो, या आप हमसे ज़्यादा संसाधन संपन्न हैं, या आप अभी विकसित राष्ट्रों की सूची में हैं तो आप हमारे साथ किसी प्रकार का छल करने का प्रयास करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये दोनों एग्रीमेंट होते हैं। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि डिफेंस सेक्टर में हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने में हमें जिस तरीके के मटेरियल्स की, जिस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स जब हमें ज़रूरत है तो उस समय आप हमें प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा नहीं करेंगे आपकी जो है पता चला हमें क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है और आप जो है हमें प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हैं विद इन द टाइम, तो हमारा रिसर्च ही इफेक्टेड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये एग्रीमेंट किया जाता है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। दूसरा ये जो है रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे आप सपोज करिए कि हमारी और आपके देश की कंपनी और हमारे देश की कंपनी कोई डिफेंस सेक्टर की है, दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई कि ठीक है चलिए हम आपके यहाँ जो है कुछ प्रोडक्शन करेंगे आकर के, और प्रोडक्शन करेंगे। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि हम, पता चला आपने देखा होगा कि जो है इकोनॉमिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ ट्रेड बैरियर्स की तरह जो है टैरिफ वगैरह को इस्तेमाल करते हैं देश। तो ट्रेड बैरियर्स के तौर पे जो टैरिफ्स को इस्तेमाल किया जाता है उसके कई तरीके होते हैं, है ना, कि आप देश में घुसने से पहले अगर किसी चीज़ पे टैरिफ लगा के उसके इंपोर्ट को इफ़ेक्ट कर सकते हो या उसकी वैल्यू को मार्केट में इफ़ेक्ट कर सकते हो। तो अगर कोई आपके देश के अंदर भी प्रोडक्शन कर रहा है तो भी आपके पास कई तरीके ऐसे हैं कि आप उसकी भी वैल्यू को अपने मार्केट में इफेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में मान लीजिए किसी कंपनी ने जो है आपस में एग्रीमेंट किया, हम आपके यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं और वही प्रोडक्शन उसी चीज़ का, उसी वेपन का या उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है आपकी भी कोई दूसरी कंपनी कर रही है, और आपने क्या किया कि उसकी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने में प्रायोरिटी दे दी और हमारी कंपनी को प्रायोरिटी नहीं दी, या फिर आपने जो है वैल्यू को किसी तरीके से डिस्टर्ब कर लिया, प्राइस को उसको किसी तरह से इंटरनली सब्सिडी दे दी या उसके लिए कोई स्कीम चला दी, हमारे लिए कोई स्कीम नहीं चलाई। इसीलिए अभी आपको जो है आगे एक जगह ये भी पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया में जो PLI स्कीम चल रही है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, और अमेरिका में भी जो है एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आया है। तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट और PLI स्कीम्स दोनों ही जो है अपना बहुत क्रिटिकल रोल निभाएंगी इस साझेदारी में, लेकिन इसके बावजूद भारत और अमेरिका जो है आपसी सहयोग की आशा रखते हैं एक दूसरे से। तो रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से नीचे गिराने का या दबाने का या उसे मार्केट से बाहर करने का प्रयास नहीं करोगे, उससे नहीं तो पता चला हमारा इन्वेस्टमेंट ही डूब जाएगा आपके यहाँ। तो इसलिए सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट के कंक्लूजन पर पहुँचे ये लोग। उसके बाद आप आगे देखिए, हाँ ये नीचे मैंने इनको डाल भी दिया है, SOSA मतलब भाई सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट इज समथिंग दैट अलाउज ऑन बोथ साइड्स मोर रैपिड एक्सेस टू क्रिटिकल सप्लाईज, मिनरल टेक्नोलॉजीज दैट वी कैन एक्सेस दोज मोर रैपिडली व्हेन वी नीड देम। और दूसरा ये जो है RDP, वही रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, इसमें क्या है, ये एक तरीके के बाइंडिंग, आप ध्यान रखिएगा इसको, ये कभी PT में भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोनों अरेंजमेंट और एग्रीमेंट, कि ये बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं टू द रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोडक्शन और ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। ओके, तो डिफेंस इक्विपमेंट के रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से रिलेटेड बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। They involve a mutual commitment not to discriminate against the supplier of the other country for agreed upon items, कि जिन वस्तुओं के लिए या जिस उत्पादन की जिस प्रकृति के उत्पादन के लिए आपस में समझौता हुआ है उसको लेकर के आप किसी भी प्रकार की पक्षपात की या भेदभाव की नीति नहीं अपनाएंगे। उसके बाद आप देखिए आगे, तो जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है वहाँ की, और भारत की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आप सब लोग जानते हैं क्योंकि तेजस बड़ा फेमस है, और तेजस का ही दूसरा नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2। तो
अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की एचएएल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ कि जीई एक्चुअली क्या है कि आपने सुना होगा, पाकिस्तान की जब बात आती है तो F-14 लड़ाकू विमान की बात होती है, तो ये F सीरीज़ के जो लड़ाकू विमान है यही जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है, तो इसके नाम के आगे जीई वही उसी का जो है इंडिकेटर समझ सकते हैं आप इसको। तो जीई F414 के जेट इंजन जो है वो भारत में बनाए जाएंगे। तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि अभी तक जितने जेट इंजन्स को लेके इंडिया में अभी तक जितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगा अब। तो और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करेंगे अपने उसी LCA एयरक्राफ्ट में, ठीक है, LCA वही तेजस में हम लोग यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पहले पूछ चुकी है। तो जेट इंजन्स बनेंगे भारत में, उससे मीन्स पहले से अधिक मात्रा में तो तकनीकी स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से तकनीकी हस्तांतरण नहीं होगा। फिर उसके बाद आप देखिए, पिछले हम लोगों ने इंडिया यूएसए रिलेशन में एक बात डिस्कस की थी कि अमेरिका का पहला जहाज़ चेन्नई में अपने आप को रिपेयर कराने के लिए आया था। तो अब उसी में जो है और फ्यूचर में जैसे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात स्टार्टिंग में इन्होंने की है, तो ऐसे ही इन्होंने जो है शिपयार्ड्स में अमेरिका अपने जहाज़ों को रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस कराने के लिए भेज सकता है। तो उसके लिए जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया, मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट विद इंडियन शिपयार्ड्स। तो जितने इंडियन शिपयार्ड्स हैं उनमें अब अमेरिका के जहाज़ आकर के अपने आप को रिपेयर करा सकते हैं, अपने को मेंटेनेंस करा सकते हैं। और ऐसा जो है उनको बेनिफिट ये होगा कि जैसे सपोज करिए कोई जहाज़ अमेरिका से चला और इंडोनेशिया की तरफ जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है या मान लीजिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की तरफ जा रहा है, तो बीच में अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाती है उसको अपने आप को ठीक कराने की या किसी चीज़ की, तो वो इंडिया के किसी शिपयार्ड पे जा करके जो उसकी यात्रा में उसके नज़दीक पड़ेगा वहाँ पे उससे ले सकता है सपोर्ट। उसके बाद में दोनों ही देशों ने जो है एक इंडस एक्स समिट का आयोजन किया था। इंडस एक्स समिट का मतलब आप देख लीजिए, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम। इंडस एक्स सिस्टम जो अभी यात्रा के दौरान ही आयोजित किया गया, इसमें क्या है, दोनों ही देशों के, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब भी किसी क्षेत्र के विकास की बात आती है तो 3 सेक्टर हमेशा इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट होगी, इंडस्ट्री होगी और एकेडमिया होगी। तो यही गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया जो है, ये तीनों मिलकर के इन्होंने आपस में सबमिट किया कि कैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम इनोवेशन को ला सकते हैं, कैसे जो है हम दोनों ही देशों में मार्केट को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे जो है हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को और बेहतर बना सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र से जो है जो होने वाला प्रोडक्शन है उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए इंडस एक्स समिट जो है आयोजित किया गया वहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि यूएस का जो स्पेस सेक्टर का डिपार्टमेंट है, डिफेंस स्पेस फोर्स, ओके, जो डिपार्टमेंट है डिफेंस स्पेस फोर्स का, मींस स्पेस के लिए भी वहाँ पे एक फोर्स बनी हुई है। तो डिफेंस स्पेस फोर्स का जो डिपार्टमेंट है यूएस का, उसने अपना पहला, आज तक उसने कभी किसी देश के साथ कोई समझौता नहीं किया है, तो उसने अपना पहला समझौता जो है भारत के साथ कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया। और वो जो है इंडिया की 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनियां हैं, 114 AI एंड 3RDI टेक। तो इन दोनों कंपनियों के साथ में समझौता किया है, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे जो डेवलपमेंट कर सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, तो वो करेंगे डिफेंस सेक्टर के लिए। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग वगैरह, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह को लेके एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट से अलग है। उसके बाद आप देखिए कि अगला जो है इन्होंने भारत, अभी आपको पता होगा कि MQ-9 हेल HALE, तो MQ-9 हेल जो है 32 भारत अमेरिका से खरीद रहा है। UAVs हैं ये, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, शॉर्टकट में इन्हें ड्रोन बोलते हैं। तो 32 MQ-9B रीपर भी बोलते हैं इनको, MQ-9B हेल या रीपर, ये जो है भारत खरीदेगा और इन्हें इंडिया में ही असेंबल किया जाएगा। ये उड़ के नहीं आएंगे जो है राफेल की तरह, राफेल तो उड़ता हुआ आया था, तो राफेल की तरह उड़ के नहीं आएंगे। और उड़ के नहीं आएंगे, थोड़ा सा इसका लॉजिकल रीजन भी समझ लीजिए आप, चूँकि क्या है कि 20-20 मीटर इनकी लंबाई है, समाचारों में आपने सुना होगा तो आ रहा होगा। दूसरा आप एक चीज़ ये समझिए कि उड़ के इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि बहुत धीमे उड़ते हैं, मीन्स बहुत कम डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 1 घंटे में 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर ऐसे उड़ते हैं। तो अगर उड़ा के लाएंगे तो कैसे आ पाएंगे, आप समझ ही रहे होंगे। तो इसलिए उड़ के नहीं आएंगे, इनको वहाँ से लाया जाएगा और इनको यहीं पे असेंबल किया जाएगा। आप जो है इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि इन द एटमॉस्फेयर सैटेलाइट जैसा समझिए, क्योंकि इनका काम जो है सर्विलांस का होता है।
तो सर्विलांस, अब एकदम से आप जो है तेजस की तरह उड़ के तो सर्विलांस नहीं कर सकते, तो इसलिए सर्विलांस में क्या स्पीड बहुत धीमी होती है। तो इन द एटमॉस्फेयर सैटेलाइट जैसा समझिए, सैटेलाइट समझ मत लीजिएगा ऐसे गलती से, लेकिन ये काम वैसे ही करता है, उतना ही धीमे, क्योंकि इसको क्या है ना, सैटेलाइट का क्या है, एक बार ऊपर चला गया दोबारा नीचे नहीं आता, अगर वहाँ पर ख़राब भी होता है तो बेचारा वहीं रहता है, जिससे स्पेस डेब्रिस डेवलप होता रहता है। पर ड्रोन के साथ ऐसा नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नीचे गिरेगा आके, और वैसे भी जो है कुछ टाइम पीरियड है, उसके बाद उसे नीचे आना ही पड़ता है। तो इससे क्या होगा, MQ-9B रीपर से इंडिया का ISR जो है वो डेवलप होगा, मीन्स जो हमारा सर्विलांस है वो बेटर होगा। ISR के बारे में आपको बता देते हैं। ISR कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ब्रैकेट बने हुए, मैंने सोचा था मैं लिख दूंगा। रिकॉनेसेंस का मतलब ये है सैनिक परीक्षण को बोलते हैं। तो इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस, इन तीनों को मिला करके ISR कैपेबिलिटी होती किसी देश की। और इसी में क्या है कि अगर डायरेक्ट पूरा युद्ध ही चल रहा है तो फिर उसी को स्टार कहने लगते हैं, ISTAR। तो इसमें आप देखेंगे इंटेलिजेंट और सर्विलांस के साथ में टारगेट एक्विजिशन भी ऐड हो जाता है, और टारगेट एक्विजिशन के अलावा इसमें अटैकिंग रडार भी शामिल हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर जो है और शामिल हो जाती हैं तो फिर जो है इसको स्टार कहने लगते हैं। स्टार की स्पेलिंग हालांकि थोड़ी अलग, आई से ही शुरू होगी, वैसे तो STAR स्टार भी स्टार ही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे शिपयार्ड्स में अमेरिका अपने शिप वगैरह रिपेयर कराने के लिए लेके आएगा, तो उसी तरीके से भाई प्लेन भी तो उड़ेंगे, तो प्लेन उड़ेंगे, एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं, फ्रिगेट उड़ सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट, प्लेन, फ्रिगेट और जो भी इस तरीके के उड़ने वाले ऑब्जेक्ट हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को भी तो जो है ज़रूरत पड़ेगी रिपेयर के होने के लिए। तो MRO फैसिलिटी जो है इंडिया में स्थापित की जाएगी, ग्लोबल MRO फैसिलिटी। MRO का मीन्स आप समझ लीजिए मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। और शिप के मामले में आप देखिए ओवरहॉल जैसा कहीं कुछ सुनने को मिला नहीं है। तो MRO फैसिलिटी जो है उसके लिए भी भारत में जो है MRO फैसिलिटी की भी स्थापना की जाएगी अंडर डिफेंस पार्टनरशिप। और फिर से एक बार, शांति के लिए संघर्ष जरूरी है, और संघर्ष के बाद ही शांति आती है। इस बात पे विचार करके देखिएगा। ऐसे हमने तो काफ़ी इस पे विचार किया है कि पाषाण काल में तो किसी को मारने के साक्ष्य मिले नहीं, आदमी पत्थर से मिलके जानवरों को ही मार रहा था। फिर जो है वैदिक काल में आपने देखा होगा कि 100 लोगों का ही जन होता था, 100 लोगों का ही मुखिया राजा हो जाता था, तो वहाँ तो समता मूलक समाज रहना ही था। समस्या उत्तर काल शुरू होती है, जब थोड़ा थोड़ा बड़े हुए जन तो एक दूसरे की गायें लूटना शुरू कर दिया और वहीं से संघर्ष की कहानी शुरू होती है, और वह संघर्ष आज तक चला ही आ रहा है। खैर चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके बाद जो है आज सुबह हमने आपको क्वेश्चंस डाले हुए हैं अपने पिछले टेक्नोलॉजिकल और डेवलपमेंट से। 10 क्वेश्चन में डाल चुका हूँ। डेली इस समय मैं जो हूँ 5-5 क्वेश्चन आपको डेली ला के दे रहा हूँ सुबह, और फिर अगले दिन के डिस्कशन में उनके आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो थोड़ा हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती है, और गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं तो आप देख रहे होंगे किस तरीके के टर्म्स, ट्रेड है, सिक्योरिटी है, एनर्जी है, हर चीज़ पे फोरम है, हर चीज़ पे डायलॉग है, हर चीज़ पे एग्रीमेंट है। तो प्रैक्टिकली इतने फोरम, डायलॉग, एग्रीमेंट ये सब याद रखना विदाउट रिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। तो रिवीजन क्या, अब एक ही चीज़ बहुत जल्दी मन नहीं करता बार बार पढ़ने का। तो आप जो है क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है कि दिमाग में पूरी तरीके से वो चीज़ स्टेबलाइज हो जाती है, क्योंकि उस समय ब्रेन के सोचने के एंगल चेंज हो जाते हैं। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेमोरी में पूरी तरीके से वो दूसरे, क्योंकि मेमोरी भी कई तरीके की होती है ना, ऐसे पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। तो उसी तरीके से मेमोरी के भी अपने अलग अलग एंगल। तो आप क्वेश्चंस अगर देखेंगे उससे रिलेटेड, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सारे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से सेट हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको और भी क्या आयाम हो सकते हैं, वो आयाम भी वहाँ प्रश्नों में आपको नज़र आएंगे। तो आप सभी को शुभकामनाएँ, और आगे आपको डिस्कशन अच्छा लगता हो तो आप अपने किसी दोस्त वगैरह को जो भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसा अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको मेरी तरफ से धन्यवाद होगा, और हो सकता है कि आप जिसके लिए ऐसा करें उसका जीवन बदल पाएँ। तो दूसरों का जीवन बदलने में आप भी मेरे सहयोगी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार।